को एक बार फिर से जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकारों के अनुच्छेद 32 से 35 तक वाली श्रेणी में। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 32 की चर्चा करी, फिर पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमने अनुच्छेद 33 की चर्चा करी और आज पार्ट 3 में हम अनुच्छेद 34 यानी 34 की बात करेंगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 34 क्या कहता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 34 ये कहता है कि किसी विशेष परिस्थितियों में जब कहीं कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस विशेष परिस्थितियों में वो विशेष परिस्थितियां, असाधारण परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, समझिए बात को, या जन आक्रोश से कहीं कोई बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण वहां का स्थानीय प्रशासन सामान्य स्थिति को बनाए रखने में असफल हो जाता है, यानी वहां अशांति फैल जाती है और वहां का जो नगरीय प्रशासन है उसके हाथ से यानी उसकी कंट्रोल से स्थिति जब बाहर हो जाती है तो वैसी स्थिति में भारत का अनुच्छेद 34 कहता है कि ऐसे एरियाज में, ऐसे स्थानों पे मार्शल लॉ लागू कर दीजिए। क्या लागू कर दीजिए? मार्शल लॉ। यानी अगर किसी स्थान पे, किसी एरियाज में, किसी स्टेट में अगर मार्शल लॉ यानी सैन्य विधि अगर लागू है, सैन्य व्यवस्था अगर लागू है, यानी यूं कह दें कि सैन्य शासन अगर लागू है तो उस एरियाज के रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी निलंबन हो जाता है, या उस एरियाज में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन यह सैन्य शासन, जो वहां पे सैन्य शासन व्यवस्था देखती है, आर्म्स एक्ट देखती है, आर्मी प्रशासन जो व्यवस्था देखती है, वह इनके मौलिक अधिकारों पर भी ब्रेक लगा सकती है और अपने अनुसार उन एरियाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने अनुसार कठोर से कठोर कदम उठा सकती है। ये छूट प्रदान करता है भारत के अनुच्छेद 34 यानी आर्टिकल 34। भारत के उन एरियाज में जहां पर अशांति व्यवस्था फैलती है, युद्ध के कारण, जन आक्रोश के कारण आदि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पे शांति व्यवस्था कायम वहां का नगरीय प्रशासन नहीं रख पाता है, तो ऐसी स्थितियों में वहां सेना को कमान सौंप दी जाती है, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, यानी सैन्य शासन उन स्थान पे लागू कर दिया जाता है। और जैसे ही उन स्थानों पे सैन्य शासन लागू किया जाएगा तो इसकी बाकायदे वहां का आदमी जो आर्म्स एक्ट है, सैन्य प्रशासन उस बात की पूरी घोषणा करता है या क्या करेगा, प्रचार करेगा, मुनादी कराएगा कि आज से या कल से इस एरियाज में सैन्य शासन लागू किया जाता है, या अप्सपा या धारा 144 लागू की जाती है, या सैन्य कानून लागू किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों का प्रतिबंध रहेगा। ये पूरी उसको घोषणा करनी पड़ती है, ऐलान करना पड़ता है। और जैसे ही वो ऐलान के डेट से सैन्य शासन मार्शल लॉ लागू होता है तो कोई भी वहां उस एरिया का रहने वाला आम आदमी भी अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौरान उस एरिया की जो व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, अनुशासन है, वह सिर्फ नगरीय प्रशासन से ही नहीं हट जाता, वहां की अदालतें भी निलंबित हो जाती हैं। वहां का सारा प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना के हाथ में आ जाता है। तो यही बात है अनुच्छेद
34 में 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर, फिर उसके बाद कुछ और बातें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक, इसमें हमने पार्ट 1 में अनुच्छेद 32 और पार्ट 2 में अनुच्छेद 33 और आज हम पार्ट 3 में अनुच्छेद 34 यानी आर्टिकल 34 की बात करेंगे। आर्टिकल 34 यह कहता है कि यह सेना को असाधारण परिस्थितियों में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाने की छूट देता है और बाद में संसद को उसके द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी सुरक्षा देने की अनुमति प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य, किसी भी एरियाज में जहां पर युद्ध, अशांति या नागरिक विद्रोह की स्थिति आती है, युद्ध, अशांति या नागरिक विद्रोह की स्थिति आती है, उन स्थितियों में उस एरियाज की कमान सेना को दे दी जाती है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, सैन्य शासन लागू कर दिया जाता है। तो उस एरियाज में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को पूरी छूट होती है, वो अपने अनुसार कदम उठा सकती है। अगर वह कोई अत्यधिक कठोर कदम भी उठा लेती है तो बाद में संसद को उसके द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी सुरक्षा देने की अनुमति प्रदान करता है। भारत का अनुच्छेद 34, भारत के संविधान का अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34 स्थिति कब, ये मार्शल लॉ की स्थिति कब आती है? जब किसी एरियाज या राज्य में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, आंतरिक अंदर अपने देश के अंदर ही ऐसे हालात बन जाए कि गृह युद्ध की आशंका आ जाए किसी स्टेट में, या अशांति फैलने का डर आ जाए, शांति व्यवस्था भंग हो जाए, या उस एरिया या स्टेट का या देश के अंदर नागरिक विद्रोह पे उतारू हो जाए, तो उन स्थिति को संभालने के लिए सैन्य शासन की जरूरत पड़ती है, मार्शल लॉ की जरूरत पड़ती है। और इस स्थिति को संभालने के लिए, कहने का तात्पर्य, युद्ध हो, अशांति हो या जन आक्रोश या जन विद्रोह हो, समझिए बात को, ये सैन्य शासन या मार्शल लॉ क्यों लागू किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऐसी एरियाज, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई स्टेट हो या कई स्टेट हो, या यूं कहो कि पूरे देश में ऐसे हालात पैदा हो जाए जहां पे क्या हो, युद्ध की स्थिति। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहां पे गृह युद्ध की आशंका पैदा हो गई, शांति व्यवस्था भंग होने का पूरा पूरा एकदम पुख्ता सबूत है कि अब शांति व्यवस्था भंग होने वाली है और यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है यह इस व्यवस्था को या शांति व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है, या वहाँ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के उस एरियाज के लोगों के अंदर इतना जन आक्रोश है कि कभी भी आंदोलन या उग्र हो सकता है और ऐसी स्थिति में आ सकता है कि ये विद्रोह का रूप भी ले सकता है। तो ऐसी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, समझिए बात को, ऐसी युद्ध, अशांति और जन आक्रोश की असाधारण स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए उस एरियाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया जाता है, सैन्य शासन लागू किया जाता है। ये तो रहा किस स्थिति में मार्शल लॉ लागू किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे ये मार्शल लॉ किस स्थिति में लागू हो सकता है, तो आप उससे कहें युद्ध की स्थिति में, गृह युद्ध की स्थिति में, अशांति की स्थिति में और जन आक्रोश के भड़कने की स्थिति में, उस एरियाज या राज्य की स्थिति को संभालने के लिए जब स्थानीय प्रशासन विफल हो जाता है तब उस एरियाज में सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लागू किया जाता है। सेना का शासन यानी उस एरियाज को सेना के हवाले कर दिया जाता है कि आप जाइए और इसकी स्थिति को संभालिए और शांति व्यवस्था बनाइए। ये तो हो गया कारण। अब ऐसी स्थितियों में उस एरियाज में वहाँ का जो आर्म्स एक्ट है आर्मी का,
वो लागू हो जाता है और वहाँ के जो नगरीय प्रशासन के रूल्स हैं या अदालतों के जो रूल्स हैं उन सबको निलंबित कर दिया जाता है। पूरी की पूरी तरह जो व्यवस्था होती है शासन प्रशासन की वह सेना के हाथ में आ जाती है और उस एरियाज में सेना अपने अनुसार कार्य करती है। आपको पता है कि सेना में कठोर अनुशासन है हमारी सेना में, इसीलिए तो भारत की सीमाएं आज भी सुरक्षित हैं। पुलिस वाली स्थिति नहीं है। जहां बात सेना की आती है तो वहां कठोर अनुशासन की बात अपने आप आ जाती है। अब एरियाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां का जो आर्म्स एक्ट है, आर्मी प्रशासन है, वह कह देगा कि कल से यहाँ पे आर्म्स एक्ट लागू किया जाता है, धारा 144 लागू की जाती है या अफ्स्पा लागू किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कल से कोई भी अगर सड़क पे घूमता फिरता मिला तो उसे क्या होगा, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। या यह प्रशासन ऐलान करेगा कि जो भी 2-4 लोग इकट्ठे अगर कहीं सड़क पे बात करते हुए मिल गए तो उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा और उन्हें कम से कम 6 महीने जेल में रखा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है। यह सही बात है, लेकिन जहां पे मार्शल लॉ लागू है, सेना का कानून लागू है, सैन्य शासन लागू है जिस एरियाज में, वहां किसी और का सामान्य कानून कतई नहीं चलता। वहां सेना का अपना कानून चलता है। अगर सेना ने ये मना कर दिया कि कोई सड़क पे कल से घूमेगा फिरेगा नहीं, 4 लोग इकट्ठे होकर के कहीं हुजूम भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे जो स्वास्थ्य व्यवस्था शांति व्यवस्था के लिए खतरा होगी, उसके अनुसार, किसके अनुसार, सेना के एक्ट रूल्स के अनुसार सेना ने अगर ऐसा ऐलान कर दिया, भले ही आप लोगों के ऐसा करने से कोई खतरा पैदा नहीं होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर सेना ने ऐसा मार्शल लॉ लागू कर दिया तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब आप सोचें कि आर्टिकल 19 तो हमें कहता है कि कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 21 कहता है हमें दैहिक स्वतंत्रता का, समझिए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। तो इस गफलत में आप न पड़िए। जहाँ पे मार्शल लॉ लागू होता है, सैन्य शासन लागू होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 द्वारा, वहाँ आम आदमियों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। यहाँ तक कि अदालतों के अधिकार, जो सामान्य अदालतें होती हैं स्थानीय, उनके भी अधिकार निलंबित हो जाते हैं और पूरी की पूरी तरह से व्यवस्था किसके अनुसार चलती है, सेना के अनुसार चलती है। तो कभी भी ध्यान रखना, किसी भी एरियाज में अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो आप जो संदेश वो देते हैं उसका आप पालन करें, अन्यथा आपको कोई स्थानीय कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता। आप अपील भी नहीं कर सकते सैन्य शासन के किसी एक्ट के खिलाफ। अगर सैन्य शासन कोई कठोर से कठोर कार्यवाही भी कर देता है मार्शल लॉ के दौरान, तो भी आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस मार्शल लॉ लागू होने के दौरान, जितने समय तक मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू होगा, उतने समय तक आपके मौलिक अधिकार भी क्या रहेंगे, निलंबित रहेंगे, स्थगित रहेंगे। आपके क्या, कोर्ट के भी उस एरियाज के लिए मार्शल लॉ के दौरान कोर्ट का भी अधिकार निलंबित रहता है। ध्यान रखना। अगर ये तो रहा 6 महीने, अगर मान लीजिए चलते फिरते उसने आदेश दिया जो घूमता फिरता हुआ मिलेगा उसे गोली मार देंगे, तो क्या कर सकते हैं, आर्मी वाले आपको गोली भी मार सकते हैं और आप कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। उस एरियाज के दौरान अगर कोर्ट ये देखा गया कि कोई ऐसा भवन है जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं
या ये ऐसा अड्डा है, ऐसा स्थान है, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों न हो, ये वो स्थान है जहाँ से अशांति फैलाई जा रही है इस एरियाज में। तो मार्शल लॉ के दौरान वहाँ का आर्म्स एक्ट उस आर्मी के जवानों को ये इजाज़त देता है कि उस धार्मिक स्थल का, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी का कोई भवन हो, उसे भी वो अपने कब्जे में ले सकती है। कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, अगर आप अपील तो उस दौरान तो कर ही नहीं सकते, बाद में अगर सैन्य शासन वहां से हट जाता है, मार्शल लॉ वहां से हट जाता है, जो टाइम पीरियड के लिए, जितने दिन के लिए लगाया गया था, उसके बाद ही आप अपील कर पाएंगे। लेकिन उस अपील का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट को अनुच्छेद 34 ये ताकत देता है कि मार्शल लॉ के दौरान अगर कठोर से कठोर कार्यवाही, कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही अगर सेना करती है, उससे भले ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ही क्यों न होता हो, तब पर भी सेना को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। ऐसा प्रोटेक्शन का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट कानून बना देगी और सेना के उस काम को वैध ठहरा देगी, जायज ठहरा देगी कि ये शांति व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और आम आदमी अधिकारों का सिर्फ रोना रो सकता है। मार्शल लॉ के दौरान इन सब का निलंबन होता है। इसलिए जहां मार्शल लॉ लागू होगा, उस एरियाज के लोगों से निवेदन है कि वह आर्मी के लोगों की जो नियम कायदे और जो उस समय अप्लाई करते हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। अन्यथा उसके अंदर तो आप कुछ अपील कर ही नहीं सकते। अगर वो रूल खत्म हो जाता, उसके बाद आप अपील करने जाएंगे तो भी आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, क्योंकि उस दौरान जो कठोरतम या कोई कठोर से कठोर कार्यवाही भी अगर सेना ने कर दी है, तो उसको संरक्षण देने का अधिकार भारत का संविधान का अनुच्छेद 34 देता है। पार्लियामेंट कानून बना करके उसके कठोर से, यानी यूं कह लें कि वो आपको गलत लग रहा है उसकी कार्यवाही, उसकी गलत कार्यवाही को भी प्रोटेक्ट पार्लियामेंट कर सकता है। इसलिए सेना से कभी पंगा लेने के बारे में सोचना मत। सेना का अपना कानून है, मार्शल लॉ है, कठोर कानून है, ताकि अनुशासन बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। ये मतलब होता है अनुच्छेद 34 का। सीधी सी बात, कहीं कोई व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई, उस एरियाज में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, नगरीय प्रशासन शून्य हो जाता है। उस एरियाज में पड़ने वाले जो स्थानीय अदालतें होती हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी जो पावर है, उस मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी एक्ट पर कोई सुनवाई का अधिकार जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि इनके भले ही अपराध केवल सड़क चलने भर का है, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन आर्मी को लगा कि ये शांति व्यवस्था के लिए खतरा है, तो आपको पैर में गोली भी मार सकता है। समझिए बात को, आपको पकड़ के 6 महीने जेल में भी बंद कर सकता है। क्यों? क्योंकि जहां मार्शल लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है, सैन्य शासन लागू होता है। वैसे मार्शल लॉ का संविधान में कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब सेना के शासन से है, और सेना अपने अनुसार उस एरियाज में शासन चलाएगी और उसके अंदर किसी का भी इंटरफियर नहीं होगा, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे अदालतें हो। यानी सर्वे सर्वा उस दौरान कौन होता है? सेना होती है। ठीक है, तो सेना कहीं भी किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लागू है तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने अनुसार उस एरियाज की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए छोटी बात पर भी कठोर से कठोर दंड वो आपको दे सकती है, और उसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। और अगर कोई बात आई तो उसकी बात को पार्लियामेंट जो है क्या कर सकता है?
सुरक्षा दे सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका संरक्षण कर लेगा आर्मीज का अधिकारियों का, या आर्मी के एक्ट के अनुसार जो वहाँ का स्थानीय अधिकारी है उससे अगर कोई कार्यवाही करवा दी तो आप किसी भी अधिकारी या सेना के अधिकारी पर, चाहे वहाँ स्थानीय अधिकारी जिससे सेना काम ले रही होती है, क्योंकि उस समय सारा प्रशासन किसके पास रहता, सेना के अनुसार वहाँ सारी चीजें चलती हैं, और सेना के अनुसार वहाँ का स्थानीय अधिकारी, यूं कहें डिप्टी कलेक्टर भी अगर कोई कठोर कार्यवाही कर देता है आपके साथ तो भी आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके सुरक्षा के लिए, उसकी कठोर से कठोर दंड को भी बचाने के लिए, उसकी बड़ी से बड़ी गलती को बचाने के लिए, छिपाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, जो उस दौरान डिप्टी कलेक्टर को भी कठोर से कठोर कार्यवाही किए जाने पर, भले ही गुनाह बहुत हल्का रहा हो, फिर भी वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, नियम कायदा विधि बना के उसको संरक्षण दे सकती है। तो चेतावनी है आप सबके लिए, समझदारी इसी में है, जहाँ ऐसे सैन्य शासन लागू हो तो वहाँ सेना के द्वारा जो बातें प्रचारित की ये चीजें होंगी, उन्हीं के अनुसार करिए, उनके अगेंस्ट एक कदम यानी रत्ती भर भी जाने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको उस दौरान, उस पीरियड के अंदर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आप अपने आप को खुद से बचा के रखिए, शांति व्यवस्था का भाग बनिए। आर्मी वालों को ऐसा न लगे कि ये अशांति फैलाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो रूल्स रेगुलेशन बातें वहाँ हो उस दौरान, उसका अक्षरशः पालन करिए। क्यों? क्योंकि आर्मी और उस समय जो भी बातें होगी उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है, उसकी सुनवाई, आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होगी इस दौरान। तो इसलिए अनुच्छेद 34 सेना को प्रोटेक्ट करता है, पार्लियामेंट कानून बना करके इसके कठोर से कठोर कार्यवाही को भी क्या कर सकती है, इन्हें बचा सकती है। तो उनको बचाने के लिए पार्लियामेंट है, और आम आदमियों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोर्ट भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 में दी गई है। तो अब आप सबको बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, आपातकाल, समझिए बात को, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 34 में फर्क है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उसमें नगरीय प्रशासन के पास शक्तियां होती हैं, केवल राज्य की शक्तियां छीनी जाती हैं, सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। केंद्र सरकार अपने अनुसार काम करता है। लेकिन अनुच्छेद 34 में नगरीय प्रशासन और अदालतें बिल्कुल निलंबित हो जाती हैं। सारा का सारा जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वह पूरी तरह से सेना के हाथ में आ जाती है। इसे कहते हैं मार्शल लॉ, और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की सिफारिश करता है। तो आज हमने आपको बताया मार्शल लॉ क्या होता है, अनुच्छेद 34 क्या होता है, और अनुच्छेद 34 में सारा अधिकार सेना के पास, आम नागरिक के पास कुछ भी अधिकार नहीं है, सिर्फ उनकी बात मानने के अलावा। तो ये है भारत के संविधान का अनुच्छेद 34। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अनुच्छेद 35 का, और अनुच्छेद 35 के बाद आपके मौलिक अधिकारों की सीरीज पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में अनुच्छेद 34, अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दूसरा, अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 30 सेकेंड ब्लैक बोर्ड पे।